सो आज से हम लोगों को क्या सीखना है बेटा? वेरी नाइस, राइट। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड का। चलो हेडिंग डालो, मोल कॉन्सेप्ट। राइट। तो चलो भाई, आपने 9th 10th में कभी ना कभी इसका नाम सुना ही होगा। कब सुना है इसका नाम? 9th में सुना है। तो आज मैं थोड़ा जान लेता हूँ आपके दिमाग में मोल को लेकर के क्या पैटर्न सेट है। राइट। तो चलो, कितने लोग बता सकते हो व्हाट इज मोल? रेज योर हैंड। जो भी आपने पढ़ा हो मोल, मुझे बताइए आपने क्या समझा है मोल को पढ़ करके। यस वंशिका। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना ही बस आंसर चाहिए, राइट। इतना ही नीट एंड क्लीन आंसर चाहिए कि मोल कुछ और नहीं बल्कि एक नंबर है। जैसे याद करो, क्या हमने नंबर अभी तक नहीं सीखा है? बहुत सारे सीख रखे हैं यार। प्रीफिक्स सफिक्स का अगर आप ध्यान से देखो तो हमने बहुत सारा सीख रखा है, नहीं? जैसे याद करो, गीगा इज इक्वल टू 10 के पावर किलो, मेगा, गीगा 9। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? जमाना हो गया हम लोग को पढ़े हुए। बिलियन, बिलियन इज ऑल्सो अ नंबर ओनली। जब तक उसके बगल में बिलियन रुपया नहीं डालो तब तक मजा नहीं आने वाला है। यूनिट की बात छोड़ो तो बिलियन तो इज अ नंबर ओनली, राइट। सो 1 बिलियन इज हाउ मच गाइस? 10 टू द पावर, बोलो। मिलियन कितना होता है? 10 के पावर 6। तो जैसे बच्चों ये सारे नंबर्स हैं, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, राइट। मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मेगा वगैरह चलेगा वैसे। 10 के पावर 6 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बेटा डजन मीन्स क्या होता है? दैट इज ऑल्सो अ नंबर, राइट। 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मच? 12। नहीं, अब कई सारी चीजें हैं भाई डजन के हिसाब से मिलते हैं। जैसे आज अगर आप जाते हो कभी केले वेले खरीदने के लिए, तो मार्केट में जाओगे, उसे थोड़ी ना बोलोगे भाई मुझे 10 किलो केले दे दो। वो तो डजन्स में ही मिलता है भाई। 1 डजन लेना है या 2। अब यार वो अलग जगह पे हो जाए अलग बात है, वरना किसी रेडी वाले के पास जाओगे भगा देगा वो तुमको यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डजन इज अ नंबर, जैसे आपका मिलियन एक नंबर होता है, जैसे गीगा इज अ नंबर, ठीक उसी तरीके से बेटा मोल इज ऑल्सो अ नंबर। ये बात एकदम बढ़िया से बिठा लो अपने दिमाग में। इसके अलावा कुछ नहीं रखना है, एकदम दिमाग को प्लेन रखो जितना हो सके। सो व्हाट इज मोल एवरीबॉडी? मोल इज सिंपली अ नंबर। नाइस। अब क्यूरियोसिटी होगी कि भाई चलो मिलियन का मतलब तो हमें मालूम है, बिलियन का मतलब भी मालूम है, तो आखिर मोल किसके बराबर होता है? तो बेटा 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब यार आगे भी है बट मैं डेसिमल के 2 ही प्लेस तक लेके चल रहा हूँ। 6.02 इंटू 10 के पावर 23। और इसी नंबर को, इतने बड़े नंबर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम होता है एवोगैड्रोस नंबर, राइट। लिख लो क्या बोलते हैं। राइट, ओके। सो स्टार्ट राइटिंग। मोल इज सिंपली अ नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन सिंबल से भी, कैपिटल एन ए नीचे लगा के रखेंगे, राइट। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रोस नंबर। ध्यान रहेगा सबको? बोलिए। फाइन। फिर दिमाग में आएगा सर ये कहां से लेके आया गया? कहीं ना कहीं से तो ये नंबर डिफाइन किया गया होगा, कोई तो बेसिक डेफिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं से तो ये नंबर आया होगा। तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से सुनना, उसके बाद इसको डेफिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा डिफाइन 1 मोल, तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा वैसे डिफाइन करना है। ये तो अपने समझने के लिए, राइट। तो कैसे डिफाइन करना है ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद नोट करना। तो देखो
ऐसा बोलते हैं कि 12 ग्राम सैंपल ले लो। किसका सैंपल ले लो 12 ग्राम? हाँ जी, कार्बन। कौन सा कार्बन? भाई कार्बन के तो बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें C12 आइसोटोप आपको लेना है। कौन सा आइसोटोप? C12, मतलब जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 12 हो, जिसका मास नंबर 12 हो, वो आइसोटोप आपको लेना है। कितने लेने हैं? 12 ग्राम। अब ये 12 ग्राम सैंपल के अंदर इतने, और आपको मालूम है एक एटम का मास तो बहुत कम होता है, राइट? तो आप सोचो इसमें बहुत सारे कार्बन है, बहुत सारे कार्बन इस 12 ग्राम में, बहुत सारे। ये तो मैं बहुत कम दिखा रहा हूं बेटा, मैं दिखा ही नहीं सकता इतने ज्यादा कार्बन होंगे यहाँ पे। इसके अंदर अगर आप कार्बन की काउंटिंग कर पाओ ना, इस 12 ग्राम सैंपल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट अगर उनकी काउंटिंग कर पाओ, वही 1 मोल है। तो बेसिकली 1 मोल इज द नंबर ऑफ एटम्स। लिख रहे हो क्या? लिखो, स्टार्ट करो लिखना। 1 mole is the number of atom molecule, ion, dot dot dot. 1 mole is the number of atom, molecule, ion, dot dot dot, any particle, okay, which is equal to the number of carbon atom present in 12 grams of C12 isotopes. क्लियर हुआ? तो कहां से आया ये नंबर? C12 के अगर आप 12 ग्राम लेते हो, उसके अंदर जितने कार्बन प्रेजेंट है, वही जो नंबर ऑफ कार्बन है, वही नंबर जो निकल के आ रहा है, वही नंबर ही 1 मोल है। और वो कितना आएगा बेटा? 6.02 इंटू 10 के पावर 23। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब कुछ चीजें करते हैं इस पे। अब आपको मोल समझ में आ गया। अब ये नंबर इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है, आप ध्यान से देखो पावर कितना लगा हुआ है इसका, 20। कोई हल्का फुल्का नंबर नहीं है। अब ये इतना बड़ा है, इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं। सपोज करो, आप ऐसा एज्यूम करो कि आपको काउंटिंग बिल्कुल पैदा होते ही आना शुरू हो गया। आप डे 1 में इस प्लेनेट पे आए हो, और उसी दिन से आपको भगवान ने विशेष शक्ति दे रखी है कि आप बोलना शुरू कर सकते हो, एंड 1 2 3 4 आपको काउंटिंग इनहेरेंट आता है। पिछले जन्म वाला आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ गए। तो आप सोचो, पैदा होते ही आप खाना भी नहीं खा रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, लगातार काउंटिंग कर रहे हो, और आपकी काउंटिंग स्पीड 1 काउंट पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में आप 1 काउंट करते हो, 1 2 3 लाइक दिस। अगर ये काउंटिंग करना शुरू करो, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप अपने पूरे जीवन भर में, 100 साल अगर मान लो आप जिंदा रहते हो, तो क्या पूरे जीवन भर बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना कुछ किए, सिर्फ आप डिवोटेड हो नंबर काउंट करने के लिए? आप टेंशन मत लो, आप, भगवान ने आपको स्पेशली डिजाइन किया हुआ है ना आपको, तो आप ये काम कर सकते हो। अगर ऐसा करना शुरू करो, आपको लगता है कि आप मरते दम तक ये नंबर काउंट कर पाओगे? क्या लगता है, काउंट कर पाएंगे? चलो अच्छा, अगर एक जन्म में अगर मान लो काउंट कर पाएंगे, लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि काउंट कर लेंगे? हाथ उठाओ। अभी बहुत मजा आएगा, अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना। हाँ चलो ठीक है, अभी अपने पास क्लास में है कम से कम 25% स्टूडेंट जिनको लगता है काउंट। चलो एक जन्म में नहीं, मान लो, चलो जिनको नहीं लग रहा है उनके लिए दूसरा मैं क्लू देता हूँ। मान लो एक जन्म में नहीं हो पाया, तो भाई ऐसा बोलते हैं ना, ह्यूमन लाइफ में 7 जन्म मिलते हैं लोगों को, राइट? तो क्या 7 जन्म में आप काउंट कर पाओगे कभी? हाँ, तो अब यार, अब ये बड़ा वेग सा डिस्कशन हो गया सर। हम एक काम करते हैं ना, नंबर ऑफ ईयर्स ही निकाल लेते हैं ना, इसको काउंट करने में कितने साल लगेंगे वही निकाल लेते हैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोल। यूज इन द रफ कॉपी। ये क्योंकि बड़ा फनी सा चीज है, तो इसके लिए नोटबुक में मत लिखो तो अच्छा है।
आप क्या निकालोगे, आपको क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ईयर्स यू आर गोइंग टू टेक टू काउंट दिस नंबर। अगर आपका जो स्पीड है, काउंटिंग स्पीड 1 काउंट पर सेकेंड, जिनको भाई थोड़ा धीमा लग रहा हो वो 2 काउंट पर सेकेंड भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। 1 2 जल्दी जल्दी बोलने वाले भी होंगे ना कुछ लोग, तो वैसे 1 काउंट पर सेकेंड इज ओके। आप ट्राई करो और पूरा नंबर ऑफ ईयर्स मुझे बताओ, कितने साल लगेंगे आपको करने में, ये क्वेश्चन है। कम ऑन डू इट। हाँ क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा पेपर में? पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन तो इधर उधर के पूछे जाते हैं बेटा। ये एप्लीकेशन ही तो है, यही तो सोचवाना है तुम्हारे दिमाग के अंदर कि पहले समझो। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन ये है, सुन लो ध्यान से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी काउंटिंग स्पीड 1 काउंट पर सेकेंड है और आप इसको काउंट करना शुरू कर दिए जैसे ही आप पैदा हुए तब से। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 6 ले लो, 6.02 को 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेशन इजी बना लो, करो और जल्दी मुझे बताओ। अभी तो शुरू तो करो, अभी बहुत मजा आने वाला है। तो मैं पूछ रहा हूं कितने साल लगेंगे आपको ये पूरा नंबर खत्म करने में, काउंटिंग? चलो चलो गो अहेड। देखते हैं फर्स्ट आंसर और एक्यूरेट आंसर किसका आता है, राइट? चलो एक आंसर आया मेरे पास, 6 इंटू 10 के पावर 17 ईयर्स। पार्थ का आंसर ये आया। और भाई ऑनलाइन श्रेय एंड श्रेया, आप लोग ऑन अपना वहां जूम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, राइट? अपने 5.23 इंटू 10 के पावर, अच्छा 2 लोगों के आंसर बेटा 10 के पावर 17 ईयर्स आ रहे हैं। चलो ये सब एक्सेप्टेबल है, 5.23 एंड 6। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन 10 का पावर कितना आ रहा है। तुम्हारा 15 आ रहा है। चलो तो 2.2 इंटू 10 के पावर 15 आ रहा है। एक आंसर ये भी आ गया, 3 ऑप्शन बन गए, 4th बना लेता हूँ। सबके आंसर एक ही आने चाहिए, अलग तो आना नहीं चाहिए। अगर आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो तो अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। फाइव 5.6 इंटू 10 के पावर, तो चलो एक और ऑप्शन आ गया है भाई, 10 के पावर 18 ईयर्स, ये भी आ गया है। 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 15। हाँ बेटा तुम्हारा आंसर है 20। ये तो मतलब बहुत ही बकवास आंसर लग रहा है, बट फिर भी बोल दो 5 पॉइंट। इसलिए बकवास अभी समझाता हूँ, ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है। 23 आ रहा है। आई थिंक यू आर लूजिंग द कॉमन सेंस नाउ। 6 इंटू 10 के पावर 18, चलो वो भी एक आंसर आ गया। यार बहुत आंसर आ रहे हैं, क्यों इतना अलग अलग आ रहा है? तुम्हारा कुछ आया बेटा? क्या नाम क्या है तुम्हारा? नॉट यू, यस। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ यस यस यस, आदर्श ना। तुम्हारा आंसर आया कुछ? 4.2 इंटू 10 के पावर 19 ईयर्स आ रहा है। आओ मैं कैलकुलेशन करा देता हूँ तुम लोग, ठीक है? चलो और नर्सरी क्लास में चलते हैं हम लोग। 5.2 इंटू 10 के पावर 19। ओके फाइन गाइज, नाउ वी हैव इनफ ऑप्शंस। चेक करना है कि किसका ज्यादा करेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले कितने लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत ही बकवास आंसर है, ये तो पॉसिबल इसलिए नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? चलो अच्छा देखो, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है इस तरीके से आपको डिस्कार्ड करना। ये जरूरी है कि आपके दिमाग में ये सब चीजें चलनी भी नहीं चाहिए ना। बहुत प्लेन सा क्वेश्चन है। मैंने बोला है कि बेटा अगर एक काउंटिंग करने में आपको 1 सेकेंड लगते हैं, 100 काउंट करोगे तो कितने सेकंड लगेंगे? 100 सेकंड।
अगर इतना काउंट करना है तो कितने सेकंड लगेंगे? इतने सेकंड यार। अब आपको क्या करना है? टाइम रिक्वायर्ड टू काउंट 1 सेकेंड। 1 मोर विथ 1 काउंट पर सेकेंड स्पीड। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो टाइम पूरा इतना ही लगेगा, 6.02 इनके 10 के पावर 23 सेकेंड। पूरी कहानी क्या करनी है पता है? सेकेंड को मिनट में, मिनट को आर में, आर को डे में, डे को ईयर में, इतना ही चेंज करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। ये क्वेश्चन ही बस इसलिए दिया है कि ताकि आप एप्लीकेशन करना थोड़ा शुरू करो। तो बताओ, मैं इसको रफली मान ले रहा हूँ, 0.02 को भी हटा दिया, मैंने बोला इतने सेकंड लगेंगे। बताओ 1 सेकंड में बेटा कितने मिनट होते हैं? सॉरी, हाँ जी बता सकते हो आप। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 1 सेकंड में कितने मिनट हुए? 1/60। तो आप सोचो अगर आप 60 से डिवाइड कर देते तो भी ये पावर 23 नहीं आता। इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली समझ रहे हो ना, डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। नहीं बेटा, कैसे आ सकता है? खुद कौन, अभी भी तुम एडमेंट हो अपनी चीजों पे। आओ चलो कोई बात नहीं, फिर से अभी मैं तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। आप अगर 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6 भी गया, कितना आ गया? ये 1 अप्रोक्सीमेटली, और एक 0 भी ले गया, तो 10 के पावर कितना आ गया? 22 मिनट। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि भाई आप ना इन 1 ईयर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, वहां से सीधा चेंज कर लो। बट मैं वो चाह नहीं रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप उल्टा करना सीखो, धीरे धीरे आपको हैबिट डेवलप करनी है। सो 10 के पावर 22 मिनट को अगर मुझे अब घंटे में चेंज करना है तो बताओ भाई, क्या फिर से 1/60 करके आर लिख सकता हूं? ये तो एक 0 और खा जाएगा। कितना आ गया अब आंसर? 10 के पावर 21 डिवाइडेड बाई 6। इतने आवर्स लगेंगे, इतने घंटे लगने वाले। अच्छा, अब दिन निकालना है तो नेचुरली और कम हो जाएगा यार। पावर कहां से वापस 23 आएगा बताओ? वापस बेटा अगर आप डिवाइड करोगे किससे ना, तो 1/6 इंटू 10 के पावर 21। ये बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? तो 24। क्या मैं डेज लिख सकता हूं? इतने दिन लगने वाले हैं। अब बताओ बेटा, एक साल में कितने दिन होते हैं? तो मुझे ये डेज को भी गायब करना हो तो क्या आ जाएगा? ये आएगा। अब मुझे बताओ संस्कार, मुझे बताओ ये पावर कैसे 23 आएगा? मुझे समझाओ, कौन सी मैथमेटिक्स लगा के मैं करूंगा कि वो पावर 23 आ जाए? पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे हो डिनोमिनेटर में। नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप एक बात बताओ बच्चों, 365 इंटू 24 इंटू 6 करो, कैलकुलेटर लगा के करो, कितना आ रहा है? जस्ट गिव मी दिस वैल्यू, चेक कर लो, ये वैल्यू बताओ कितना आया? ना दिस इंटू दिस आई एम आस्किंग। 52560 आ रहा है ना? इतने इयर्स लगेंगे। अब बताओ अगर तुम यहाँ पॉइंट लगाते हो तो 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पावर 10 का 4 होगा। बाबा 1 2 3 4 जगह यहाँ पे डेसिमल डाल रहे हो तो पावर 4 लिखोगे ना। तो अब ये ऊपर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा या पॉजिटिव होगा? मल्टीप्लीकेशन किस जगह से आएगा भाई? तो 10 के पावर 21 माइनस 4। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, नर्सरी क्लास में वापस ले जाना पड़ेगा। 5.256। अब ऐसे मिस्टेक करोगे यार, आप +1 में आ चुके हो ना। चलो कितना आएगा ये? पावर 17 आ रहा है? अरे बोलो यार, डर रहे हो क्या तुम लोग? यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मजदूरी कर रहा हूँ बस। कैलकुलेशन करना मतलब मजदूरी करना है बस। मैंने आपको बोला था इससे आप भाग नहीं सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में यही करना है। तो 10 के पावर 17 ईयर्स और ऊपर 1/5 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.2 अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 के पावर 16 आंसर आना चाहिए। तो जिनका भी पावर 16 में आंसर है उनका करेक्ट है। एनीबॉडी? कोई बात नहीं। तो बोला क्यों नहीं? बोला क्यों नहीं? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करता है ना। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आपको बोलना चाहिए।
आ रहा है बात समझ में? कितने लोग के आंसर आए थे पावर 16 में? चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या इसमें स्पेसिफिक चीज कोई कर दिया? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा कितना टाइम लग रहा है टोटल? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 16 ईयर्स। अरे बाप रे बाप, इतने साल लग रहे हैं यार। पता है एक जन्म में भी 100 ही साल होते हैं ना, सातों जन्म मिला लो तो 700 ईयर्स। ये 700 ईयर्स, अरे पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे तो भी खत्म नहीं होगा भाई ये। तो दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। ये मैं कैलकुलेशन करके आपके दिमाग में अच्छे से बिठा देना चाहता हूं कि कभी दोबारा मोल को, कई बार क्या होता है ना, ज्यादा पढ़ लेने के बाद बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते रहते हैं, यहाँ सोचते रहे यार -23 था कि +23। तो ऐसी गलती आप कभी जन्म में ना करो, क्योंकि ये नंबर आपको सातों जन्म में भी नहीं काउंट करने वाले हो आप इसको, अगर आप रेगुलर भी करो तो। ये ध्यान रखना, ये दिस इज एज बिग एज 10 के पावर 23। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जहां सब छोटे पड़ जाएं वहां पहुंच जाते हैं तो हमारा मोल आ जाता है, राइट। सो आई होप कि अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ये बात कि 6 इंटू 10 के पावर +23 है, 6.02 इंटू 10 के पावर +23 है, 1 मोल के बराबर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो भाई अब आ जाओ ना, छोटे छोटे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, मोल निकालना विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, राइट। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप मुझे ये बताओ बेटा, कभी भी मैं ये लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताना नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको कोई नंबर दिया हो, पूछे इस नंबर में कितने मोल हैं, तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर, ये गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर बिल्कुल आपने सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको किसी गिवन नंबर में कितने मोल होते हैं ये निकालना हो तो हम सिंपली ये यूज कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल को हम जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। So this n is equal to, this is formula number 1 for you in mole concept. n is equal to n by n. ये कितने लोगों को पता पड़ रहा है? हाथ उठाओ, सबको आना चाहिए। अरे सिंपल सा बात है भाई। अगर हमसे ये पूछे कि भाई ये बताओ, अगर मेरे पास एक नंबर मैं दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 48, और मैं पूछूं यार भाई मेरे पास ना 48 पेन्स थे, तो मुझे ये बताओ कितने डजन पेन्स मेरे पास है। तो आप 4 बोल रहे हो ना, वो 4 आया कहां से? आपने क्या किया भाई, जितने पेन थे, आपको डजन्स में आंसर चाहिए ना, तो 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 12। तो आपने सिंपली 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 48 डिवाइडेड बाई 12। ठीक उसी तरीके से अगर मैं n नंबर में पूछूं कितने मोल है, तो आप क्या करोगे? जो 1 मोल में जितने नंबर्स होते हैं आप उससे डिवाइड करोगे। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी हम सोच सकते हैं, कैसे? क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स, इजंट इट? अब मैं उल्टा कर लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं 6.23, सॉरी 6.02 ही रहने दो, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 नंबर विल बी इक्वल टू 1 मोल। सो नाउ इफ 1 नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ मच इट विल बी? तो आप बोलोगे सर यूनिटरी मेथड से डिवाइड कर लेंगे, इजंट इट? और मैं पूछूं बेटा n नंबर्स में क्या होगा, तो आप बोलोगे n अपॉन दिस, और इसी नंबर को क्या बोलते हैं हम? एवोगैड्रो नंबर। और ऊपर n, तो यही फॉर्मूला तो आ गया। तो इसको नोट कर लो सब लोग, ठीक है? डायरेक्ट यूज करेंगे हम। नोट कर लिया सबने? नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखें क्या करते हो। वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना, राइट, क्योंकि उसी में सारा गेम होने वाला है तुम लोग का, ठीक है? अच्छे से सुनना सब लोग। नोट कर लिया ये? नंबर ऑफ मोल, नंबर के टर्म में कैसे हम निकाल रहे हैं? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, करेक्ट? चलिए भाई एक क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन in
in 3.01 into 10 के पावर 24 हीलियम एटम्स। क्वेश्चन फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा आप नंबर ऑफ मोल्स बताओ। किसके मोल्स बताने हैं आपको? प्रोटॉन के। अब वो प्रोटॉन कहां प्रेजेंट है? तो यहां पे दिया है कि भाई अगर इतने हीलियम एटम्स में ले लूं तो इस हीलियम एटम में जितने भी प्रोटॉन है वो कितने मोल है, बस यही क्वेश्चन है मेरा। So find the number of moles of proton in 3.01 into 10 के पावर 24 helium atoms. Come on, go ahead. आराम से टाइम लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। Got it everyone? बताओ, आओ देखते हैं कैसे। मुझे ये बताओ पहले मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लूं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों निकालना है भाई? क्योंकि मेरे से मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो कोई, तो मैं उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले चाहिए। तो मुझे ये बताओ बेटा, एक सिंगल हीलियम एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, कितने हीलियम एटम ले रखे हैं मैंने? इतने ले रखे हैं सर। तो 1 में 2 होता है, तो इतने नंबर में कितने प्रोटॉन होंगे? तो दिस इंटू 2 इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 के पावर 24 होल मल्टीप्लाई बाई 2। इतने प्रोटॉन आ गए। अब इसको आप करना चाहो तो कितना हो गया ये नंबर? 6.02 इंटू 10 के पावर 24। अब बताओ, ये फॉर्मूला लगा दो, कितने प्रोटॉन थे और कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? क्या आ गया आंसर? 10 आ गया। यहां गलती नहीं करोगे ना, पावर सब्ट्रैक्ट कर लेना, दोबारा कभी नहीं होना चाहिए गलती, ठीक है? ओके। ये बहुत पेनफुल होता है, सब चीज आते हुए भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक से आंसर गड़बड़ हो जाए ना, उससे ज्यादा पेनफुल और कुछ नहीं होता है, राइट? अब आपके 4-5, अभी तो रिजल्ट आया है कल, सॉरी सैटरडे आया है। मैं इतना ऑक्युपाइड था ना 2 दिन से, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो हाँ, सैटरडे रिजल्ट आया है। उनमें अगर आप बच्चों के मार्क्स देखोगे तब आपको पता चलेगा। किसी दिन एनालिसिस कराते हैं हम आप लोगों को, ठीक है, कि किस मार्क्स पे उनकी क्या रैंक आई है, तब आपको समझ में आएगा। एक 3-4 नंबर की मिस्टेक आपको सिलेक्शन के अंदर भी कर सकता है और उससे किक आउट भी कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी गलतियां जितनी कम हो प्रैक्टिस सेशन में भी, डिस्कशन करने में भी, उतना अच्छा है। एक्यूरेसी पे ध्यान रहना चाहिए ना। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकालने आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन लिखो, तो देखो क्या करते हैं। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, find the number of hydrogen atoms, oxygen atoms and total atoms. Find the number of hydrogen atoms, oxygen atoms and total atoms present in 1.5 moles of H3PO4, present in 1.5 moles of
मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान है, क्या पूछा था इस बारी, नंबर्स पूछे हैं या मोल्स पूछे हैं? चेक करो मैंने क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़ो तो। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना ये सब पूरा गेम इसी में है बस। वो नंबर पूछ रहा है तो आपको नंबर आंसर करना है, मोल पूछ रहा है तो आपको मोल आंसर करना है, वो ध्यान देके करना है। चलो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं टोटल, कौन सा आंसर टोटल का है? निकल गया? चलो भाई देखिए आप, मानिक क्या आंसर आया? कौन सा वाला? हाइड्रोजन आया। चलो आओ देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या दिया है, मैंने एक मॉलिक्यूल दिया है बेटा जिसका फॉर्मूला क्या है, H3PO4। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस सिंगल H3PO4 में कितने हाइड्रोजन है? 3। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, टोटल एटम एक सिंगल 1 यूनिट, जस्ट 1, एक फॉर्मूला लिया है मैंने H3PO4 का, तब ऐसा हालत है। लेकिन मैंने ऐसे कितने H3PO4 लिए हैं बेटा? ऐसे कितने लिए हैं H3PO4? डॉट 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 1.5 मोल। और बेटा एक मोल में कितना नंबर होता है? 6.02। तो 1.5 में कितना हुआ? 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। डू यू गाइज अग्री विथ मी? तो मतलब अगर मैं यहां से बोलूं तो भाई हमें मालूम है कि नंबर ऑफ H3PO4 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मोल ऑफ H3PO4, और मोल मैंने कितना दिया था? 1.5। तो बताओ नंबर ऑफ H3PO4 कितना आ जाएगा? दिस इंटू एवोगाड्रो नंबर, जो कि मैंने यहां लिखा है 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। ये किसका नंबर बता रहा है? किसका नंबर बता रहा है बेटा? व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ H3PO4 यूनिट्स, इजंट इट? भाई कितने H3PO4 के मैंने यूनिट्स ले रखे, ये इनके नंबर मुझे मालूम चल गए। अच्छा, इनके नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इसके एक सिंगल यूनिट के अंदर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है एंड 4 ऑक्सीजन है। तो अगर मुझे ये बताना हो कि भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलोगे सर? जितने इनके नंबर होंगे उतने का 3 गुना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक के एक में 3-3 हाइड्रोजन प्रेजेंट। सो 3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ H3PO4। क्या इसके लिए ये बात आपको समझ पड़ रही है मैं क्या लिख रहा हूं? आपको अगर इनके नंबर्स मालूम हो तो हर एक यूनिट के अंदर ट्रिपल ट्रिपल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं बोल लूं बेटा मेरे पास 3 यूनिट से कितने हाइड्रोजन हुए, तो आप बोलोगे 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, टोटल कितना हो गया? तो बेसिकली मैं कर क्या आ रहा हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं राजवीर, इसके अंदर मैं बस इतना ही कर रहा हूं कि एक के अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मल्टीप्लाई बाई ऐसे कितने यूनिट्स हमने लिए हैं, और ऐसे कितने यूनिट्स लिए ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था 1.5 मोल। और 1.5 मोल को नंबर में कन्वर्ट करूं तो 1.5 इंटू ये, क्योंकि 1 मोल में इतना बड़ा नंबर होता है। यहां तक क्लियर है? तो बस भाई निकाल लो ये 3 इंटू ये नंबर देख लो कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 10 के पावर 6। 2.709 इंटू 10 के पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ? आप मुझे हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोगों का करेक्ट हुआ? देखो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ नंबर खेल रहे हैं, फिर भी देखो कुछ फंडामेंटल लेवल पे कैसे गलतियां हो जा रही है ना। बताओ ये इजी है या टफ है ये? अरे बाबा इजी है, बस तुम्हारे फोकस चाहिए बस तुम्हारा अच्छे से, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के करना है, ठीक है। चलो भाई, अब एक मैंने आपको सिखा दिया, तो क्या आप बाकी दोनों कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हो? करो जल्दी बताओ आंसर। हाँ तो क्यों नहीं आ सकते भाई? एटम अगर आप ध्यान से देखो तो 3 टाइम्स है ना, जितने इनके नंबर ले रहे हो उससे 3 गुना है ना। तो जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो इस नंबर में, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो अपने आप ये 10 के पावर 23 के बजाय 24, क्योंकि ये तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो ना, तो अपने आप नहीं आ जाएगा उधर। अरे ये तो वही वाली बात बोल रहे हो कि मैं बोल दूं कि बेटा मैंने 10H3PO4 लिया है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो आप सिंपली क्या बोलोगे? 30। तो ये बोलना कि ये 10 है तो ये 30 कैसे, इसका कहाँ रेलेवेंस है कोई? तो भाई जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके नंबर देखूंगा, जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो मैं ये चेक करूंगा भाई ऐसे कितने। अरे इसको ब्रेक डाउन कर लो ना, अरे सिंपल बनाने की कोशिश करो। ऐसा समझ लो आपको ऐसे छोटे छोटे बास्केट दिए हुए हैं जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन एंड 1 फॉस्फोरस एटम है, और ऐसे बास्केट्स कितने हैं आपके पास? इन बास्केट्स का नंबर आपको दिया हुआ है 1.5 मोल। ये मोल है, इसको नंबर में चेंज करोगे तो इतना आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इतने बास्केट है, मैं पूछूं कितने हाइड्रोजन एटम है तो बोलोगे भाई जितने बास्केट है मल्टीप्लाई बाई 3। तो इतना सा सिंपल है यार, इससे ज्यादा और क्या सिंपल करेंगे? ठीक है, दिमाग में अपने बिठाते चलो। हाँ बोलो, आ गया सारा? हाँ जी, आइए अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही कितने लोग बोलने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैं बता सकता हूं अगर मुझे इनके नंबर्स मालूम हो। किसके नंबर? H3PO4 के। तो एक सिंगल H3PO4 में कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर में? जितने H3PO4 के यूनिट्स हो। तो एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता जा रहा है कि भाई उसके स्टोइकियोमेट्री को देखो आप। हाइड्रोजन का अगर यहाँ 3 है और उसके नंबर निकालने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का नंबर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है अगर ऑक्सीजन निकालना है। ऐसे ही फॉस्फोरस निकालना होता तो 1 से करते। बताओ कितना आ रहा है ये? 4 इंटू ऑक्सीजन मैंने बोला था ना, हाँ तो 1.5, इसका नंबर था 1.5 मोल था ना, तो 6। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है? हाँ 6,124। अरे अब फिर से नहीं पूछोगे ना कौशिक? क्या नाम है यार, मैं भूल जा रहा हूँ। कुशाग्र। वो पावर नहीं तुम्हें क्लियर हुआ था, अपॉन 8 कर दिया था। चलो कोई नहीं। तो 4 इंटू दिस करोगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली 36.12। इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 36.12 आएगा। अब उसको 3 पॉइंट करोगे तो एक 10 का पावर बढ़ा दोगे ना, तो वही तो किया है। 24 हो गया यहाँ, 23 से 24। सबको क्लियर हो रहा है? हाँ बोलो राजवीर। चेक कर लो किसको? मेथड? अच्छा तुम्हारा मेथड मैं आके देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है ऑक्सीजन, हाँ हाँ ये गलत आ रहा है, चेक कर लो भाई, नहीं तो मैं कैलकुलेशन कर लूँ, तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ मैं। 4 इंटू 1.5 कितना आएगा बाबा? 6 आएगा। 6 इंटू 6 36 के आसपास आना चाहिए। तो ये आंसर सही के आसपास तो मुझे दिख रहा है। 3.6 करोगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है यार? अरे एक काम करना, देखो जिनको ना इन सब में गलतियां हो रही है उन्होंने बचपन में डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रखे हैं अच्छे से। 10-12 डेसिमल वाले खुद से करना और फिर कैलकुलेटर से करके मैथ कराना, वही तुम्हारा करेक्ट की वहां से आएगा। तो 8-10 कैलकुलेशन करो और देखो अपनी एक्यूरेसी चेक करो घर पे जाकर के ना। डेसिमल वाले ले लो, 2 to 3 डिजिट्स वाले कुछ भी ले लो रैंडम सा। 0.023 मल्टीप्लाई बाई 3.61 लेकर के आप पहले खुद मल्टीप्लाई करो, फिर कैलकुलेटर में फीड करके करना और देखना दोनों आंसर मैच कर रहे हैं क्या।
क्यों क्यों मजाक कर रहे हो तुम? 10 के पावर 2 3 ऊपर नीचे, रे बाप रे बाप। 10 के पावर 2 का मतलब 100 टाइम्स का एरर आ गया। अब पावर 3 का मतलब 1000 गुना का एरर। यार क्या मजाक कर रहे हैं? ये तो वही वाली बात हो गई कि सर आप 1 किलो बोलो या 1 ग्राम बोलो, बात तो एक ही है, 2-3 पावर का ही तो डिफरेंस है। क्या कर रहे हो तुम? चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? अच्छा, टोटल एटम लाना हो तो कितना आएगा भाई? हाँ जी, तो 3 है, 1 ये है, 4 ये, टोटल 8 एटम्स है एक सिंगल यूनिट में। तो अब टोटल एटम निकालना हो तो क्या आंसर आएगा? टोटल एटम इज इक्वल टू बेसिकली 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ H3PO4। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो, उसको यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी तो मैं नंबर में ही घुमा रहा हूं तुम लोगों को। हाँ, कायदे से ये हो गया है, बस तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया, टॉपिक खत्म है ये नंबर वाला। अब मुझे मास पे चलना है, चार्जेस पे चलने हैं, ठीक है, सब पे एक एक करके दिखाना है। लेकिन पहले आप एकदम क्लीन तो हो जाओ, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं आप लोगों को। डेसिमल वाले जो काम नहीं करके आए हो तुम लोग, लॉकडाउन में पढ़े थे क्या तुम लोग डेसिमल वाली चीजें? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। अरे इसमें मोल का प्रॉब्लम नहीं है रे बाबा, जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है वो नर्सरी क्लास जंप करके आ गए मुझे लग रहा है। कहाँ होता है डेसिमल वाले कैलकुलेशन? अरे बाबा मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग सीरियस ले रहे हो। आजकल तो ये प्री नर्सरी में बच्चे सीख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले कैलकुलेशन करो थोड़े, ठीक है। चलो मोल तो बस इतना सा था जो मैंने बताया। नाउ डू इट, नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। इस बार ही सबका आंसर चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। राइट इट डाउन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, find the number of electron and proton, find the number of electrons and protons present in, find the number of electrons, protons and neutrons present in find the number of electrons, protons and neutrons present in, करें बोलो, present in H2O। कितने H2O? रुक जाओ अभी, कहां इतना जल्दी में क्यों? 2 moles of H2O। फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर मैंने पूछा है ना, मोल नहीं पूछा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैं बता दे रहा हूं ऐसे बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ नहीं मालूम हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या करना है। आप अभी ऐसा समझ लो 1 1 है और दूसरा वाला है 8 and 16। ये कुछ पता पड़ रहा है क्या कर रहा हूं मैं इसे? चलो ठीक।
पार्थ हो गया। कितना आंसर? मैंने क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन हाँ जी बिल्कुल, सबका पूछा है मैंने पूछा है कि भाई 2 मोल्स ऑफ H2O मैंने लिया हुआ है, इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, अब ब्रेक डाउन करके नहीं बताओ। सेम है तीनों का? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन अलग आना चाहिए, अभी डिस्कस करता हूँ। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, न्यूट्रॉन तो अलग हो सकता है। हाइड्रोजन की वजह से गड़बड़ होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, सी होना गुड। हाँ जी, सबका हो गया, करें स्टार्ट। अरे तुम क्यों डरा रहे हो तुम मुझे? ये कोई भी एलिमेंट बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या होता है? मास नंबर। हाँ भाई सुन लो, राइट, मान लो अगर आपके दिमाग से निकल गया हो ये 9th-10th वाली बातें, तो फिर से सुन लो। Z क्या होता है नीचे? Z इज एटॉमिक नंबर, और ये क्या बताता है बेटा? ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, A क्या बताता है बेटा? नंबर, क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो भाई जैसा मैंने बोला कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरे कलेक्शन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल लो, या दूसरा नाम इसका होता है मास नंबर। और तीसरा ये भी बोल सकते हो कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको सेट कर लो अच्छे से। चलें स्टार्ट करें बेटा। आइए पहले मुझे बताइए, ध्यान से सुनो। देखो कभी भी क्वेश्चन करना हो ना, सबसे पहले 1 यूनिट में कैलकुलेशन कर लो, और जितने यूनिट हो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। हमेशा फंडा बस यही है कि एक सिंगल यूनिट में पहले निकालो। तो आ जाओ मैं बताऊं, एक सिंगल H2O के अंदर, एक सिंगल H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 H2O? तो आप बोलोगे सर इसमें देखो ना, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन है, और एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो डबल। तो यहां से 2 आ गया हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास कितना है? 8। 8 एंड 2 मिला करके कितना हो गया भाई? 10। अच्छा, प्रोटॉन भी 10 ही होगा, क्यों? क्योंकि कोई चार्ज, क्योंकि बेटा चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं? जब आप कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। अगर आप रिमूव करते हो तो पॉजिटिव आता है, और ऐड करते हो तो नेगेटिव आता है। यही सीखा है ना हम लोगों ने। अच्छा भाई, प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? बोलिए। वेरी गुड। तो न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? 8। तो हम लोग 8 लिख लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन निकालना हो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के A, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है, डिफरेंस ले लो। तो हमारे पास कितना आ गया भाई? यहां से 0। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन में ही है सारा न्यूट्रॉन, तो ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन कितना है? 8। हो गया ना? तो ये क्या किया मैंने, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो मैंने देख लिया। अब मुझे पूछा किसमें है? 2 मोल्स। तो एक काम करूंगा, नंबर ऑफ H2O निकाल लूंगा। तो 2 मोल्स H2O का मतलब क्या हुआ? ये मोल की जगह पे क्या लिख दूं मैं? हाँ, तो अब देखो मैं थोड़ा सा आदत चेंज करता हूँ। अब तक तो मैंने ऐसे लिखा ही, अब मैं इसको क्या 2Na लिख सकता हूँ? थोड़ा नंबर के टर्म में ही रहना, बोरिंग सा है ये। नंबर के टर्म में कोई फील ही नहीं आता क्या है, मतलब ऐसे अगर Na के फॉर्म में। तो 2Na क्या लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी। नहीं लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे कर लेना, पर मैं क्वेश्चन जब पेपर में लिखूंगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है? अभी तुम चाहे जैसी आदत डेवलप कर लो। सो 2 × 6.02 × 10⁻23,
ये आगे नंबर, किसके नंबर है ये? H2O के। और बताओ एक सिंगल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ H2O। कितने हैं भाई? 2 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अच्छा, आंसर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, या फिर कुछ समझदार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर आप ना इसको अगर 20 Na भी लिख दो तो भी गलत नहीं है। अरे एक ही बात है ना यार, अरे 10 इंटू 2 20 हुआ, और इस नंबर को ही तो Na बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो ध्यान देना ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, Na के टर्म में मल्टीप्लाई करके रखा है, तो आप इस नंबर को Na ही लिख करके करना। अगर पूरा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो पूरा यूज करना, जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर लो। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू number of proton is equal to 10 times of number of H2O. So how much we are getting? Avogadro number. तो आप ऐसे ही लिख लो। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ H2O। तो अब ये लिख लेंगे 8 इंटू 2Na, 16 एवोगाड्रो नंबर के बराबर, 16 Na को ओपन कर दोगे तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने लोगों का करेक्ट हुआ बताओ? अब चाहे वो आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे हो या इस फॉर्म में, दोनों ही करेक्ट है। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ना? चलो ठीक। अब थोड़ा सा और मैं एक लास्ट प्रॉब्लम इस पे देता हूं नंबर्स पे, अब इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट पे चलेंगे। लिखो, अच्छा अगला पार्ट बताने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ना। ये देखो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है कुछ टर्म्स, एटम, नो, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स। अब भाई ये समझ लो किसको बोलते हैं, ये सब चीजें ना जानते तो हो, बट थोड़ा सा क्लैरिटी रख लो बस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना है। एटम हम तब बोलते हैं बेटा जब वो बिल्कुल अकेला हो। H, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, ये सब एटम्स हैं। और मॉलिक्यूल्स तब बोलते हैं जब वो कंबाइन कर जाए, वो चाहे खुद से कंबाइन करे या फिर किसी और से कंबाइन करे, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे H और H कंबाइन करके H2 बन गया, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट एटम एनी मोर। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके कंबाइन कर गए केमिकल तरीके से, तो H2O बन गया, दिस इज अगेन अ मॉलिक्यूल माय डियर, इट इज नॉट एन एटम। When 2 hydrogen, 1 sulfur, 4 oxygen are combining together, H2SO4, sulfuric acid, it is a molecule, not a. 3 oxygens are combining together forming O3, जिसको हम ओजोन बोलते हैं, that is also a molecule. So molecule का मतलब क्या है? जहां पे एक से ज्यादा आइटम कंबाइन किए हो, ये मॉलिक्यूल्स है। और तीसरा आता है आयंस, तो आप समझते ही होंगे भाई, चार्ज पार्टिकल को ही हम आयंस बोलते हैं। मैं H पे पॉजिटिव डाल दूं तो इट इज आयन, मैं N2, मैं अगर यहां पे बेटा NO2 माइनस डाल दूं तो दिस इज आयन, मैं यहां पे SO4 2 माइनस डाल दूं दिस इज आयन, पॉजिटिव में डाल दूं Mg2 प्लस, दिस इज अगेन आयन। तो आयन का मतलब क्या है? चार्ज स्पीशीज। कैटायनिक फॉर्म भी हो सकता है अगर प्लस है, तो एनायनिक फॉर्म हो सकता है अगर वो माइनस। समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, मोल को एक नया तरीका भी है बोल, कौन से? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बोल सकते हो। बीटा को जनरली हम आयंस ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि आयंस का टर्मिनोलॉजी मेनली जब तक उसके पास न्यूक्लियस नहीं है तब तक हम लोग करने की कोशिश, वैसे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट अवॉइड ही करते हैं। नहीं बेटा देखो, अच्छा कि आपने पूछ दिया, अभी वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो जब आपने ये सब आपने पढ़ा होगा यार 9th 10th में, राइट? तो जो भी आपने पढ़े होंगे प्योर एंड इम्प्योर मटेरियल, राइट? प्योर फॉर्म में अगर आप देखोगे तो उसमें डिफाइन किया जाता है एलिमेंट एंड, हाँ जी, कंपाउंड। एटम का नाम ही नहीं आता वहां तो।
क्योंकि एटम्स नेचर के अंदर बहुत रेयर है कि आपको एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज मिले। कौन मिलता है? नोबल गैसेस ही सिर्फ मिलता है। तो इसलिए जो नॉर्मल केसेस में मिलता है ना, वो एलिमेंट मिलता है नेचर में। जैसे मैं बोलूंगा कि बेटा ऑक्सीजन, तो वो आपके दिमाग में जो नेचर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आपके दिमाग में ओ के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, O2 के फॉर्म में आना चाहिए। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द नेचर इन फॉर्म ऑफ O2। उसका एक और फॉर्म है एलोट्रोपिक फॉर्म, याद है एलोट्रोपिक? कार्बन के हमने सीखे थे। अरे यार याद ध्यान नहीं है? डायमंड, ग्रेफाइट, ऐसे तुम लोग देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है ना। तो ऑक्सीजन के ऐसे हमारे पास दो कॉमनली नोन एलोट्रॉप्स हैं, O2 एंड O3। O3 को ओजोन बोलते हैं, O2 नॉर्मल ऑक्सीजन। तो कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, तो भाई एलिमेंट्स ऐसा कोई भी चीज जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो। तो हीलियम अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि भाई हीलियम किसी से कंबाइन ही नहीं करता है। नियॉन अपने आप में एलिमेंट है, ये एटम भी है और एलिमेंट भी है। H2 is again a molecule at the same time element, क्योंकि H2 को आप ब्रेक डाउन करो तो एक ही टाइप के एटम है इसमें, H। अगर मैं बोल दूं O3, अगेन इट इज एन एलिमेंट, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करो तो एक ही टाइप के एटम से मिलके कोई भी चीज बनी हो, वो सब किस में आते हैं? तो नेचुरली एग्जिस्टिंग substances where if you are going to break them you are going to get the identical type of atoms, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जबकि मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर दोनों पार्ट हैं। देखो ये एलिमेंट था, जबकि ये तो कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब फिर क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप के एटम अगर एक दूसरे से कंबाइन करे तो वो सब कंपाउंड में आ जाएगा। वो चाहे आप H2O ले लो, H2SO4 ले लो, H2S ले लो, मर्जी आपकी, जो भी ले लो, ये सारे के सारे कंपाउंड है। NaCl, MgSO4, ये सब एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हो। हाँ, काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो। बेसिकली ना अभी और अगर मेरे से बात करने की कोशिश करोगे तो ये आयनिक चीजें हैं यहाँ पे, जो NaCl and MgSO4। और आयनिक कंपाउंड ना तो एटम की कैटेगरी में आते हैं, ना तो यहाँ आते हैं, बल्कि वो बिल्कुल ही एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में आएंगे, जहां पे अंदर आयोन्स प्रेजेंट है, जिनको हम खुद आयनिक फॉर्म ही बोलते हैं, आयनिक यूनिट बोलते हैं। तो कंपाउंड एंड एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बिल्कुल एक अलग तरीके का सोच है, और चीजों को क्लासिफाई करना एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड इसके फॉर्म में, ये बिल्कुल अलग तरीके का सोच है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के। ये नाम जो मॉलिक्यूल्स का आता है ना बेटा, ये तब आता है जब आपके कोवलेंटली बॉन्डेड चीजें आपस में कंबाइन करती हैं। जहां पे कोवलेंट बॉन्ड, कभी बॉन्ड का नाम सुना है तुम लोगों ने? कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो जहां कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ना दो एटम के बीच में, ऐसे कंपाउंड, मतलब ऐसी चीजों को, ऐसे फॉर्म ऑफ, आप एलिमेंट्स बोल लो या कंपाउंड बोल लो, उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जबकि NaOH, Na2SO4, ये यहाँ पे कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो इनको हम कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल वैसे ही फ्रीली एग्जिस्ट करता है जैसे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब एक H2O आराम से आपको नेचर में घूमता हुआ मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, उनको ऐसे करके आप ध्यान में रख लो। नहीं ध्यान है तो आराम से एक साइड में एक बॉक्स बना करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके ऐसे नोट कर लेना। ठीक, अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, इसका यूज क्या है? तो देखो, एक मॉडर्न तरीका है मोल को प्रोनाउंस करने का। मॉडर्न तरीका क्या है? ऐसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और एक जगह मैं लिखूंगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से समझना, जब भी ग्राम के तुरंत बगल में उसका फॉर्म लिखा हो, कि वो एटॉमिक है, कि आयनिक एग्जिस्टेंस में है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये दोनों अगर इकट्ठे लिख जाएं तो इसका मतलब इनको गायब करके आप मोल समझ सकते हो। इसको आप समझ सकते हो, दिस इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एटम बोला है ना, तो आप H एटम्स बोल सकते हो। फिर से, यहां इसने ग्राम के बगल में क्या लिख रखा है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये दोनों को गायब करके मैं क्या लिख सकता हूं? 1 मोल ऑफ, हाँ जी, H2 मॉलिक्यूल्स। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एटम, मॉलिक्यूल इन सब में क्लैरिटी नहीं होती तो।
एक और कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकता है, सर ये क्या मजाक है, इधर तो आप 1 ग्राम लिख रहे हो, इधर बोल दे रहे हो 1 मोल। ग्राम मोल एक ही चीज होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ग्राम एटम लिखा हो तो वो मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तो ये मोल होता है। दिस इज मॉडर्न वे ऑफ सेइंग देम। फिर से एक बार बता रहा हूं, एक और टर्मिनोलॉजी आती है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैं बोल लूं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अगेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब मैं यहीं पे एक और चीज लिखने जा रहा हूं, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज नॉट इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कुछ समझ पड़ रहा है क्या कर रहा हूं? वर्डिंग्स इधर उधर करके खेल रहा हूं बस। जब यहां ग्राम के बगल में एकदम चिपका हुआ हो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, तभी आपको वहां मोल लगाना है। अगर उनके बीच में गैप करके 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गया तो ये सिंपली मास को रिप्रेजेंट करता है, यहां ये रिप्रेजेंट मोल को करता है। तो कभी वर्ड आ जाए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, तो आप क्या समझोगे? वो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन नथिंग बट मोल। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एकदम चिपके रहने चाहिए, इनके बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। सो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Similarly, 1 gram atom of oxygen is equal to 1 mole of oxygen atoms. But 1 gram of oxygen atoms is not equal to this. तो ये बात आप लिखोगे कहीं नोट करके, इसलिए मैं ये टर्मिनोलॉजी बता रहा था ताकि आपको ना इन सब नामों में कोई कंफ्यूजन ना आए। हाँ वेट, ग्राम एटम, इसका मतलब होता है 1 मोल एटम्स। अब जिसका भी एटम हो, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो ना? जब मॉलिक्यूल होगा तो ये वर्ड आएगा, जब मतलब ऐसे कुछ स्पीशीज दिया हो, 1 मोल आयन्स। प्लीज मेक अ नोट, दिस इज वेरी मॉडर्न वे ऑफ सेइंग मोल। तो मोल तक तो दिमाग में सही रहता है, ये ग्राम लिख देता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए अच्छे से सेट कर लो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जरूर लिख लेना, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जबकि अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहा है तो दिस इज नॉट इक्वल टू, बल्कि ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 1 मास ऑफ इसका मतलब ये है, जबकि इसका मतलब ऐसा नहीं होता। यहां ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले में मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। क्या बेटा? हाँ आयन, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा लिख लो बाबा यहाँ, ठीक कोई बात नहीं। चले क्वेश्चन करें इस पे। फिर से समझा दे रहा हूं। हाँ मैंने बोला कि आप मोल तभी समझोगे जब ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन आयो, इन तीनों के अलावा कोई अदर टर्मिनोलॉजी आ जाए तो उसको वही समझना है जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। इससे क्या समझ में आता है? दे हैव गिवन द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम टू बी 1 ग्राम, यही तो समझ में आता है भाई। 1 ग्राम, व्हाट इज ग्राम? इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। सो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख दे तो इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम। लेकिन अगर वही 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दे तो दिस इज नॉट 1 ग्राम, दिस इज 1 मोल। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये दोनों मैं वही समझा रहा हूं, ग्राम के इमीडिएट बगल में एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, आयन होना चाहिए, तभी होगा। बताओ।
तो निकालेंगे ना, अभी अभी मैंने सिखाया है मास से कैसे निकालते हैं, नहीं ना, वो तो अभी आगे का काम है, इसलिए तो ट्रैक रेडी करें। हाँ बेटा वो कराऊंगा मैं अभी, अभी बस इसका मतलब समझ में आ गया सबको, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। लिखो एक क्वेश्चन, तो अभी मीनिंग सब समझ में आएगा तुम लोग। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, present in 5 gram molecules of ozone. अगला क्वेश्चन लिख लो, साथ में लिखो अगला। फाइंड द, राइट इट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ, find the number of moles of electrons, find the number of moles of electrons present in 2 gram ions of 2 gram ions of SO4 2 minus. Find the number of moles of electrons present in 2 gram ions of sulfate ion. हाँ जी बच्चों, करें। पहला क्वेश्चन क्या बोला है मैंने, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, तो इसका मतलब कितने लोग समझ पाए कि 5 मोल्स ऑफ O3, ओजोन मतलब O3 होता है। क्या पूछा था मैंने इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछा है या नंबर ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम, बड़ा सिंपल सा है। तो भाई बताओ, एक सिंगल O3 में कितने एटम है, 3 एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। तो भाई जितने भी मोल चाहिए ऑक्सीजन एटम के, that will be 3 times of the number of moles of O3, can I say like this? तो भाई एक में 3 है, तो जितना भी आप लोगे उतने में 3 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, वही चीज तो कर रहे हैं भाई इसके
इसी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमेशा पहले जैसा। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू, बताइए ये कितना है 5। क्या आ गया आंसर 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितने लोग करेक्ट हुआ ये हाथ उठाओ 15 मोल्स। ठीक है, क्या गलत हुआ इसमें, क्या ना अभी आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं आया, चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ 5 ग्राम मॉलिक्यूल जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ओजोन का, तो क्या इतना पता पड़ रहा है कि ये 5 मोल O3 होगा? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि मैंने क्या समझाया अभी कि बेटा ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम आयोन लिखा हो, इसको सेट करो पहले दिमाग में। ये बिना सेट किए आगे जा ही नहीं सकते हम लोग, पहले इसको सेट करो। यहाँ प्रॉब्लम है तो पहले इसको सेट करो दिमाग में। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम और ग्राम आयन का मतलब क्या होता है 1 मोल। ठीक, तो भाई यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसके जगह पे क्या समझोगे आप मोल, इसका मतलब क्या हुआ 5 मोल ऑफ O3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ इसके एक सिंगल O3 के अंदर एक अगर मैं सिंगल O3 ले लूं तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है 3। मैंने पूछा क्या है आपसे ऑक्सीजन एटम्स ना, उनके मोल पूछा है ना। तो भाई अगर एक में 3 है तो जितना भी इनका मोल है उतने में 3 से मल्टीप्लाई करना है बस मुझे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मोल ऑफ O3 इंटू 3। दैट इज व्हाट वी हैव। अभी क्लियर हुआ सबको? तो कितने लोग आंसर आए थे एक बार फिर से हाथ उठाओ तो कितने हुआ? चलो बढ़िया, समझ में तो आ गया ना सबको? डाउट हो तो पूछ लेना, आज ही खत्म करना है ये सब चीजें, धीरे धीरे सेटल होगा। पहली पहली बार टर्मिनोलॉजी सुन रहे हो ना, धीरे धीरे सेटल होता है ये। अगला आते, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कितने लोगों ने किया है हाथ उठाओ? कर लिया? चलो मैं 60 सेकंड का टाइम और देता हूं तुम्हें। इलेक्ट्रॉन्स मैंने पूछे, पहले एक जगह इलेक्ट्रॉन की पहले काउंटिंग तो कर लो। एक सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा वो तो काउंट कर लो। तो आप बोलोगे सर उसमें सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यही है ना? बोलो यार। तो बताओ सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या अब आपको एटॉमिक नंबर नहीं ध्यान है? मैंने 1 वीक लगा के आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाया, उसका कुछ तो फायदा मुझे लेने दो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? हाँ, जितना उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 4 इंटू 8 एन प्लस ये 2, क्योंकि यहाँ 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए होंगे। बोलो सही है? ठीक है भाई, तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए, क्या बात है। तो एक सिंगल सल्फेट आयन में हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने आपसे क्या पूछा है कि भाई अगर इतने सल्फेट आयन्स ले लो, इतना जैसे ही लिख रहा हूं तो ये डरावने टर्म को पहले गायब करो। दिस इज सिंपली इक्वल टू 2 मोल ऑफ सल्फेट। अब ये स्पीशीज क्या है? क्या ये एटम है? नहीं सर। क्या ये मॉलिक्यूल है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? इसलिए आयन लिख रहे हैं। अब 2 मोल में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना, और हमने एक सिंगल में निकाल लिया कि 50 होता है। सो अब टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बताओ एक में कितने हैं? 50। सो 50 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स पूछा था क्या? हाँ तो चलो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे भाई वो एक ही बात है। मैं अगर 2 डजन बोलता हूं तो भी 24 ही समझ रहा हूं ना। तो या तो आप 2 डजन बोलो या तो 24 बोलो, या तो आप 2 मोल बोल दो या तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बोल दो, एक ही बात है, वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। अब जैसा आंसर उसके साथ। तो बताइए भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन कितने थे? तो 50 इंटू 2 मोल्स, यहां ध्यान रखना। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो यहाँ एवोगैड्रो नंबर लिखना पड़ेगा आपको, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 मोल या एवोगैड्रो नंबर या Na एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हमारे बोलने पे है कि हम नंबर बोल रहे हैं या हम यूनिट में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 इंटू 2 कितना आ गया आंसर? 100। यहां तक क्लियर हो गया? ये थोड़ा अटपटा सा इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे पहले देखो ग्राम लिखा हुआ है, इसलिए दिमाग में जल्दी नहीं घुसता है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, 1-2 बार एग्जाम में गलत करोगे अपने आप सेट हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो सीखने के ना कई स्टेप्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्टेप होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि
सबसे बड़ा फर्क किस चीज पे पड़ता है वो ध्यान देना, वो जिंदगी भर याद रहता है। आप जितने मिस्टेक एग्जाम में करोगे ना बेटा, जितने मिस्टेक एग्जाम में करोगे, जो आता हुआ क्वेश्चन जिस दिन गलत करके आओगे ना, वो पेन तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। जैसे आज मेरे से पूछो तो मैं IIT JEE में की हुई जितनी गलतियां हैं उनको आपके सामने पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री मैंने कहाँ कहाँ गलत किया था। वो अभी तक वो पेन है मेरे अंदर ना, कि यार उन क्वेश्चंस के चक्कर में मेरी जो रैंक आनी चाहिए थी वो नहीं है। थोड़ा ग्रीडीनेस है, IIT निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है यार, उसमें अब रैंक के पीछे पागल होकर मर जाऊं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है ना कि और बेटर करे, एटलीस्ट अब जितना वो डिजर्व करता है उतना तो चाहिए। तो जहां जहां मिस्टेक हुए रहते हैं एग्जाम में ना, वो हमेशा याद रहता है, क्योंकि उससे आपको टेंजिबल टर्म्स में काफी लॉस होता है, इसलिए आपको याद रह जाती है। तो सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्लास, सिर्फ अगर आप क्लास करते हो ना बेटा, घर जाके कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके दिमाग में 30 to 40%, अगर आप फोकस्ड होकर कर रहे हो तो 30 to 40% चीजें रिटेन रह सकती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा, बहुत इंपैक्टफुल क्लास हुआ, आप बहुत फोकस होकर पढ़ रहे हो, तब ये हालत है। और तकरीबन आप मान के चलो 30% और गेन होता है अगर आप रिवीजन करते रहो, और ये रिवीजन करने से ही आपको मेच्योरिटी आती है। उसके बाद आप, मतलब अगर मैं लोअर लिमिट लेके चलूं तो 30-60% अगर आप क्लास कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, क्लास बहुत ध्यान से कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो लगभग 60% चीजें आप कर सकते हो। लेकिन बेटा अगर आप घर पे जाके असाइनमेंट की प्रैक्टिस करते हो, इसकी आदत है आपकी, तो यार ये फिगर बढ़ करके वो 80-85 तक जाता है। उसके बाद की जो 20% लर्निंग है ना, वो टेस्ट के थ्रू ही होती है। सो दीज आर द मेजर ब्रेकआउट्स ऑफ कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज सीखते हैं। तो हर चीज का इंपॉर्टेंस है। कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाला टीचर आ गया क्लास के अंदर, आपको खूब बढ़िया से पढ़ा रहा है, जैसे कि मैं, ऑफ कोर्स आई कंसीडर माई सेल्फ, तो भी आप जेई में सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक लेवल तक है। हाँ, लेकिन ये इतना जरूर है कि ये इतना बड़ा पार्ट है कि इसके बिना ये सब कुछ हो ही नहीं सकते हैं आपके। अब ये 40% गायब कर तो कुछ नहीं होने वाला है, ना तो प्रॉब्लम होने वाले हैं आपसे, ना तो टेस्ट में निकलने वाला है। इस यहां तक मेरी जिम्मेदारी है, और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कैसे करना है। इसके बाद वाली जिम्मेदारियां आपका है। तो देख लो, आप बोलते नहीं है लोग कि यार मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की होती है, वो इसी वजह से 60% आपका रोल है। आप जाके रिवाइज ही ना करो घर पे, आप असाइनमेंट में दे रहा हूं प्रैक्टिस ही ना करो, हीरो बनते रहो, तो हीरो बनोगे तो एग्जामिनेशन में वो हीरो में से निकल जाएगा H, और फिर आप 0 बन जाओगे वहां पे। समझ गए ना? तो रिवाइज भी करना है, असाइनमेंट की भी प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लिखना है रेगुलर तरीके से, जो मिस्टेक हो रहे हैं वही सीखना है, और सीखते टाइम पे ना बिल्कुल बेशरम बन के रहना है कि यार मुझे छोटी से छोटी चीज भी नहीं आ रही होगी ना, मुझे मल्टीप्लीकेशन तक अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे वो भी सीखना है। आप डायरेक्टली क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, शर्म आ रही है, तो अलग से बैठ करके पूछ लो, मैं थोड़ी पिटाई करूंगा लेकिन बता दूंगा आपको, फाइनली वो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि नर्सरी क्लास वाली चीजें मेरे से पूछोगे तो थोड़ा तो पिटाई करूंगा, लेकिन बता दूंगा मैं, ठीक है? और टीचर की पिटाई बहुत अच्छा होता है, मैं सही बता रहा हूँ। तुम लोग टीचर नहीं समझते क्या मुझे, तुम लोग? उनकी पिटाई बहुत अच्छी होती है, वो एक आशीर्वाद की तरह से लगता है आपके। जितना पूछोगे, जितने डाउट्स आएंगे, आप उतना मैच्योर होते जाओगे, तो ये शर्म बिल्कुल नहीं करनी है। चलो आगे देखते हैं। तो आज की क्लास के बाद मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगा, हार्डली 18 to 20 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, और वो आपको अगली क्लास तक करके सबमिट करना है। मिल जाएगा, आज से असाइनमेंट शुरू है आपका। बहुत मस्ती कर लिए तुम लोग, ठीक? हाँ, PDF भी शेयर करूंगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा आपको प्रिंट होकर के। अभी जो बच्चे ऑनलाइन है उनको वो कर दूंगा। फाइन। सो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा? अगर मैं इतने देर का कहानी सुनाऊं तो मैंने क्या सिखाया आपको? सिंपली मोल इज अ नंबर। कितना है? 6 यही सिखाया। और क्या सिखाया मैंने इसके ऊपर? कि भाई एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, जो कि हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, राइट? बोलो भाई। और फिर एक नई टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी बताई मैंने, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयोन आया हो तो उसको क्या बोलेंगे? इतना ही बताया ना। अब थोड़ा इस चीज को और थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि भाई मोल एंड नंबर का जो रिलेशन है, इससे थोड़ा हम मास लेवल पे चलने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि भाई मासेस के टर्म में क्या बोलते हैं। तो हेडिंग डालिए, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसको
जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यू भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एंड अगर यू भी लिखा हो तो चलेगा, दिस इज यूनिफाइड मास, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कोई भी एटम हो मिलके किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम का खुद का डायमेंशन कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर के आसपास, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये तो दिखता ही नहीं है, इतना छोटा है, कहां दिखाई देगा भाई। एटम हमारे नेकेड आई से क्या, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखने वाला है। तो जो चीजें इनविजिबल है और जो दिखाई तक नहीं देती, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये हमें आज के डेट में मालूम है, और इनके मासेस भी मालूम है। और इनके मास, आप बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, 1.67 इंटू 10 के पावर 27। हाँ जी। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी हमेशा कि देखो यार, ये यूनिट किलोग्राम बहुत बड़ा है। अब किलोग्राम से ग्राम जाओगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, उससे माइक्रोग्राम जाओगे, मिलीग्राम जाओगे तो फिर से एक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अगर आप माइक्रोग्राम जाओगे तो उसके हिसाब से। तो जैसे जैसे आप यूनिट छोटा करते जाओगे, ये मल्टीप्लायर्स बढ़ते चले जाएंगे। अरे याद है ना। ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ना, ये बहुत छोटा यूनिट है मास का। ये इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया ताकि जो एटॉमिक लेवल पे मासेस हो ना, वो नंबर्स के फॉर्म में हम लिख सके। वो 10 के पावर -30 -20 ये सब ना देखना पड़े हमें, हम उसको सिंपल सिंपल नंबर्स के फॉर्म में भी देख सके। जैसे मैं बोल दूं भाई इसका मास 2 AMU है, इसका मास 5, ये अच्छा लगता है। अब मैं बोलूं यार मास इसका 3.01 इंटू 10 के पावर -12 है, तो 2 मिनट तो सर चकरा जाएगा, ये क्या है, मतलब ये पावर ओवर कहां से ध्यान में रहेगा। तो चीजों को पावर के फॉर्म में नहीं, बल्कि उन हर पावर को एक वैल्यूज के फॉर्म में रख दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से 1 AMU इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। कितना होता है ये, ऑफ कोर्स एटॉमिक लेवल पे सारा डिस्कशन है। तो 1 AMU को देखो ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 AMU इज दी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम, हाँ ऐसे डिफाइन करते हैं। कुछ समझ पड़ रहा है। 1 AMU भी कार्बन 12 एटम का जो मास होता है ना, उसका 12th पार्ट है, उससे 12 से डिवाइड कर दो, जितना छोटा मास आएगा उसको हम बोलते हैं 1 AMU। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्मॉल दिस वैल्यू इज। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम या C12 आइसोटोप। राइट इट डाउन। तो जब कभी भी हमें एक एटम का मास बोलना हो, 2 एटम का मास बोलना हो, अनलेस वो एकदम जिद पे ही अड़ जाए कि नहीं भाई तुम मुझे ग्राम में बताओ, तब तक आंसर आपको AMU में देना है। जब ग्राम में बोलेगा तो फिर AMU ग्राम का रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। So what is AMU? It is defined as 1/12th part of mass of, हाँ। तो अब प्यारे बच्चों एक और चीज, अभी हमने थोड़ा देर पहले सीखा था, क्या सीखा था हमने कि भाई अगर आप 6.02 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन एटम्स ले लेते हो तो यही कुछ और नहीं 12 ग्राम होता है। क्या भूल गए, हमने 1 मोल कैसे डिफाइन किया था, 1 मोल कहां से डिफाइन किया था, यहीं से तो डिफाइन किया था कि 1 मोल इज दैट नंबर, ऐसा नंबर है जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसमें, 12 ग्राम ऑफ C12। अरे बाबा ऐसे ही पढ़ा था ना, C12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन कार्बन एटम पड़े हैं वही तो 1 मोल है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया है, क्या इसका मतलब मैंने 1 मोल कार्बन एटम लिया है। अरे बोलो यार, अच्छा ऐसे नहीं लिखता हूं ना, तुम लोग डर रहे हो, नहीं ऐसे ही लिखूंगा मैं, याद करो तुम लोग, ठीक है। 6.023 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम होता है। ये मैं समझा रहा हूं कि देखो मास निकालेंगे कैसे ग्राम में, किसका हमें निकालना है, 1 AMU का मास निकालना है। अब मैं ग्राम में इंटरेस्टेड हूं तुम्हें बताने के लिए कि ग्राम में कितना आएगा वो, क्योंकि AMU तो सुना हुआ यूनिट नहीं लगता है तुम्हें, AMU तो 9th से ही पहली बार सुनना शुरू किया होगा। उसके पहले तो मासेस कैसे सुनते हो, किलोग्राम में क्या होता है, ग्राम में क्या होता है। तो भाई इस AMU का ग्राम में तो रिलेशन बताओ, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, तुम्हारे दिमाग से आज नहीं कल भूल जाएगा। यहां से समझा दूंगा और समझ गए तो वो हमेशा, भूल भी गए तो निकाल लोगे कहां से आ रहे हैं। हाँ तो भाई बताइए, क्या मैं इतने कार्बन एटम्स मिला करके क्या 12 ग्राम होंगे कार्बन के? बिल्कुल होंगे सर, यहीं से तो मोल डिफाइन हुआ था। अब मैं यहां से ये देखना चाहता हूं 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा फिर। तो 12 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना है, यही रहने दो। कैन आई से लाइक दिस? बोलिए भाई। और इसका भी 12th पार्ट क्या है? इसका भी 12th पार्ट क्या है? AMU। अच्छा, कोई समझदार इंसान ये बता सकता है इसका भी अगर मैं 12th पार्ट, एंड 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1/12 मास ऑफ कार्बन, कार्बन 12 एटम कितना आ रहा है भाई? 12 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। प्यारे बच्चों, क्या ये गायब हो गया? क्या ये 1 ग्राम नीचे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 आ रहा है? क्या मैं इस वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूं कि भाई ऐसा लिखना इज सेम एज 1 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर लिखना, इज सेम एज 1/6.02 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम लिखना, एंड इट इज सेम एज 1 ग्राम पर मोल। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा 1 से इसको डिवाइड करके देखो और वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। जल्दी करो तो, ग्राम में कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 के पावर -24। देखो जरा ये कैलकुलेशन करो ना बाबा। अरे करना क्या है यार, 1.602 है इंटू 10 के पावर, नीचे 23 था तो ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा ये ग्राम। अब 1/6 कर लो यार, इतना तो कर ही लोगे। तो 1 करके देखो तो ये 23 के बजाय 24 आ जाएगा। यहाँ पे करके देखो ये वैल्यू, कुछ चमक रहा है? ये मास देख के कुछ चमका तुम्हारे दिमाग में कि ये प्रोटॉन का ही मास है? तो आज से एक नई बात दिमाग में बिठा लो कि 1 AMU थ्योरेटिकली अगर डिफाइन करना हो राजवीर सिंह, तो हम उसको डिफाइन करेंगे मास ऑफ C12 डिवाइडेड बाई 12। ये थ्योरेटिकल उसका आंसर है। अगर मुझे कोई पूछे कि नहीं ग्राम में बताओ, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1 ग्राम पर मोल, ऐसे भी बोल सकते हो, या 1/ एवोगाड्रो नंबर ग्राम। अरे बाबा ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं। लेकिन अगर कोई पूछे थोड़ा और रिलेट करके मुझे समझाओ, तो आप बोलोगे यार 1 AMU कुछ और नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन के पास ही होता है। जितना मास प्रोटॉन का होता है ना, वो तो सबको याद रहता है, उसी को तुम 1 AMU समझ लो। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके नजदीक बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। एग्जैक्टली कोई पूछे कि 1 AMU किसके बराबर है, तो इसके बराबर। समझ में आया? ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, एंड प्लीज राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखो, ये मैं पूरी स्टोरी आपको सुना रहा था, ये सिर्फ बॉक्स में होना चाहिए, एंड क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस ओनली। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1 AMU इज दिस, एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, एंड लास्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं। प्लीज राइट इट डाउन। इससे क्या समझ में आया आपको? इसको देखने से तो यही समझ में आया ना कि 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? सिमिलर ही होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन? अच्छा, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियॉन्स? क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियॉन? अरे बाबा, सिंगल न्यूक्लियॉन मतलब या तो एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर तो यही मिलता है ना। तो सिंगल न्यूक्लियॉन। तो अब 1 AMU को थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव से देखना है आपको। तो आज से आपको 1 AMU को सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में नहीं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन ही नहीं, 1 ग्राम पर मोल भी समझना है, 1 बाई एवोगाड्रो नंबर ग्राम भी समझना है,
और सबसे बड़ी बात 1 AMU को आपको मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेट करना है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेट करना है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन से रिलेट करना है। क्लियर हो गया? जहां तक क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन लिखो। हो गया भाई, रिलेशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। राइट, देखिए ये रिलेशन ध्यान रहना चाहिए, बाकी कहानी याद हो या ना हो ये एकदम दिमाग में रहना। ठीक है, लिखो। फाइंड द मास ऑफ 2He4. Find the mass of 2He4 atom. Next लिखो, find the mass of alpha particle. आपको दोनों यूनिट में लिखना है, AMU में भी और ग्राम में भी, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको दिमाग में आए। करो करो करो, हाँ बाबा करो ना, मैंने कब बोला गलत अलग अलग है? ट्राई तो करो। थर्ड में बोल दे रहा हूं H2, फोर्थ बोल दे रहा हूं H2O, फिफ्थ बोल दे रहा हूं H2SO4, और जो जो चीजें चाहिए वो मैं सब आपको बता दे रहा हूं कि भाई H2 में हाइड्रोजन 1 1 है, और H2O में भी 1 1 है, और H2SO4 में भी यही आइसोटोप है। ऑक्सीजन का 8 16 है, सल्फर का 16 32 होता है। तो आई गेस बस इतना बहुत है। सॉरी, यहाँ सल्फर आएगा। और अभी मैं इसको भी याद करा के खत्म कर देता हूँ ना, बार बार बताने की क्या जरूरत है। ये मासेस भी मैं आपको अभी सेट करा देता हूँ दिमाग में। ठीक है, अभी तक एटॉमिक नंबर तो सेट है ही। हाँ जी, करूँ मैं? चलें डिस्कस करें। पहला वाला करें, फर्स्ट तो करते हैं। आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट देख लो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या पूछा है कि हीलियम एटम, राजवीर ध्यान से सुनो, एक हीलियम एटम का मास कितना होगा? तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई मास किसके वजह से आता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के वजह से। बोलो भाई। तो इसका मास बताना है सेम एज 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड मास बता दो। भाई मास नंबर 4 ही है ना, मास नंबर 4 होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के कितने हैं? 4 है। और एक प्रोटॉन हो या एक न्यूट्रॉन हो, उसका मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मैंने बताया था 1 AMU, और इसका ग्राम में भी वैल्यू आपको मालूम है कितना? 1.67। तो भाई आप देखो ना क्या पूछा हुआ है आपसे, आपसे इसका मास पूछा है, तो मैं ग्राम में अगर बोलूंगा तो बोलूंगा भाई 4 इसमें
न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के हैं, और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस, तो ये इसका ग्राम मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ रहा है 6 पॉइंट इंटू 10 के पावर 24 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया ग्राम के अंदर। लेकिन कोई बोले नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं है, ये पावर और अजीब सा, तो चेंज कर दो भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, तो क्या आ जाएगा 4 एएमयू। तो आंसर आप ये बोलो या इतना बोलो, दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस ये ना। चलिए भाई, अब कितने लोगों को मालूम है अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वही अल्फा पार्टिकल होता है। भाई हीलियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितने लोग फिर कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन निकालने से, मैं मान रहा हूं सेंटिमेंटल अगर मैं बहुत ज्यादा हो गया तो बोलूंगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल लेवल पे कोई चेंज क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे 4 एएमयू। कितना बोलोगे बेटा? यही सेम चीज 6.68 इंटू। राजवीर आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? H2 का बताइए, अब बाकी सब कर लो, जल्दी करो फटाफट बताओ आंसर दोनों यूनिट में। पहले एएमयू में निकाल लो, इजी है, और फिर 1 एएमयू की जगह पे वैल्यू रख देना। हाँ जी बताइए, करे आ जाओ देखते हैं, बताओ H2 के अंदर, हाँ H2 है ना बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 एएमयू। कैसे मालूम? उसके न्यूक्लियॉन 1 ही, तो 2 का कितना आएगा 2 एएमयू, या फिर 2 इंटू 10 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24। ये दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट है। कितने लोग करेक्ट हुआ है? H2O देख लेते हैं, बताओ इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मास निकालते हैं तो 2 इंटू 1, मास नंबर देख लो ना, मल्टीप्लाई कर दो बस। ऑक्सीजन कितना है भाई 16, टोटल कितना हो गया 18, तो आंसर 18 एएमयू लिख दो आप बेटा, या फिर आप लिख दो 18 मल्टीप्लाई बाई 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, पावर चेंज हो जाएगा। 18 इंटू 1.67 करोगे तो कितना आएगा 3, मतलब यही आ रहा है ना 24 ग्राम। अब ये, अरे बाबा मेरी बात तो सुन लो, मैं 30.06 लिख रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3.006 ही हुआ ना ये, तो बात वही है ना ऐसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा आपको। अब वो पॉइंट ऐसा लिखना अच्छी बात नहीं है, हमेशा डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे ही लगाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है। तो ये यहाँ करूंगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पॉइंट इधर खिसकाऊंगा तो 10 का पावर 1 ऐड हो जाएगा, समझ में आता है ना? अरे मैं क्या 23 को 2.3 इंटू 10 के पावर 1 नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो जैसे जैसे डेसिमल इधर खिसकाता हूँ 10 का पावर बढ़ता जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? H2SO4 बताइए भाई सब लोग। तो 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, सल्फर का कितना था भाई मास, और ऑक्सीजन का कितना है इंटू 4 टाइम्स, कितना आ गया 98 एएमयू, या फिर तो अब सबको क्लियर हो गया ना भाई, बोलो। तो हेडिंग डालो एटॉमिक मास। बहुत जल्दी पिकअप कर गए यार, पिछले साल बड़ा टाइम लगा था मुझे समझाने में ये सब। ये भी रीजन हो सकता है, पिछले साल के जस्ट पहले ही लॉकडाउन लगा था, अभी तुम लोग तो फिर भी फ्रेश हो थोड़ा बहुत तो। हाँ
नहीं तो वो तो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना यार, मैंने कुछ ऐसा एज्यूम किया कि आपको कुछ आता है, बताओ। ऐसा कोई चीज जो मैं एज्यूम करके आपको पढ़ाया हूँ, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे। 9th-10th में वो ढंग से बुक वगैरह पढ़ के रीडिंग वीडिंग लगाना जान जाए, बस उतना ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखता हूँ कौन पकड़ रहा है ये लैंग्वेज ना, बहुत मजा आएगा अभी। चलो अच्छा हाँ यार, मैंने हिंट तो दे दिया, बट चलो चलो ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, क्यों कंफ्यूज करो तुम लोग। रिपोर्ट योर आंसर इन ग्राम, यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर इन ग्राम। अब मुझे एएमयू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन सोच रहा है लिखते ही खत्म हो जाएगा कैलकुलेशन। आपने लिखा नहीं पेपर पे, तुरंत कैलकुलेशन गायब हो जाएगा। क्या 2 होगा? चले करें, देखिए बहुत आसान है यार ये। अरे एक बात बताओ, यहां मैंने बोला है 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ, अच्छा 1 मोल कितना होता है? 1 मोल ही होता है यार, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही होता है ना 1 मोल। और इतने H2 चाहिए। मुझे बताओ एक सिंगल H2 का मास कितना होता है? एक सिंगल H2 का मास 2 AMU। मैंने एक H2 दिया है क्या? नहीं बाबा, मैंने 1 मोल H2 दिए हैं। तो अगर एक का मास मालूम हो और कितने H2 हैं उनके नंबर्स मालूम हो, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे? तो कितना करोगे मल्टीप्लाई भाई? 1 मोल। अरे ये नंबर जितने H2 थे और एक H2 का मास 2 AMU। अरे यार इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, यहीं पे गेम है। अब यहाँ पे गेम ये है कि आप देखो यहाँ से जैसे मर्जी वैसे कर लो यार, लास्ट में अब मुझे ना यहाँ मोल देखना है ना AMU देखना है, मुझे देखना सिर्फ ग्राम है। तो सबका फोकस यही होना चाहिए। इसको 1 मोल, आपको मर्जी आपकी है, या तो एकदम बिल्कुल दिमाग एकदम पैदल हो गए हो दिमाग से, तो ऐसा कर सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। मतलब बिल्कुल नहीं, अगर दिमाग चलाना है तो ऐसा करेंगे। और 2 ऐसा लिख दिया, और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर -24। अब बेटा ये मल्टीप्लाई करो ये दोनों को ना, तो ये कुछ और नहीं बल्कि 1 आ जाएंगे। दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, दिस विल गिव यू 1, एंड ये 2 है और ये, तो क्या आंसर आ गया? 2 ग्राम। हाँ अरे यार कैसी बात कर रहे हो? 6 इंटू 1.67 करोगे तो ज्यादा आ जाएगा ना, 10 के ऊपर। हाँ भाई, अरे आ रहा है बात समझ में? ये एकदम बिल्कुल पैदल वाला तरीका था। स्मार्ट तरीका क्या है कि AMU को आप सब लिखना जानते हो कि सर मुझे मालूम है कि AMU को मैं 1 ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूं। तो मोल मोल तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा क्या आ गया? 2 ग्राम। क्यों इतना कैलकुलेशन करे? इसलिए मैं बोल रहा था लिखते ही क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि 1 AMU 1/12 सिर्फ किताबों तक ही रखो, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं आने वाला है। 1/12 मास ऑफ C12 का कोई यूज नहीं आने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी पूछ दिया भूले भटके तो आंसर कर सकते हो। अदरवाइज 1 AMU को क्या लिखोगे? 1/6.023 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम, या फिर 1 ग्राम पर मोल, या फिर 1.67। ये काम की चीज मैं बता रहा हूं, ये काम की चीज है, इसको दिमाग में रखो। अब क्लियर हो गया ना?
तो मैंने आपसे क्या पूछा था, फाइंड द मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इसका मतलब क्या था, 1 मोल ऑफ H2 का मैंने मास पूछा है। और एक सिंगल H2 का मास कितना होता है वो हम सबको मालूम है, 2 mu। अभी तो निकाल रहे थे, 2 mu मल्टीप्लाई बाई कितने H2 थे, 1 मोल, यहाँ रख दिया। अब मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब ऐसे भी करके आप आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा जल्दी करना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। फाइंड द अच्छा बच्चों जल्दी जल्दी करो। ऑफ कोर्स अब जब मैं इंटरेस्टेड हूँ तो जब तक बहुत स्पेसिफिक ना हो जाऊं कि एमयू में बताना है, तब तक आप ग्राम में बताओ, या ऑप्शन देख के डिसाइड करते हैं, बट मुझे आंसर ग्राम में चाहिए अभी। श्रेय आ रहा है समझ में? श्रेय एम आई ऑडिबल? चलो मैं कुछ अभी आपको बता दूं, कुछ जरूरत पड़ सकती है आपको। देखो सोडियम का यहाँ 11, ये 23 होता है। हाइड्रोजन बेटा 1 and 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 8 and 16। सल्फर कितना होता है, 16 and 32। एंड क्लोरीन बहुत वियर्ड है, बहुत ज्यादा वियर्ड है, यहाँ 17 और यहाँ। अब ये नंबर देख के कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत जेन्युइन है कि सर ये क्या मजाक है। आपने यही बताया था ना कि ये मास नंबर होता है, और मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये वैल्यू आपने पॉइंट में दे रखा है। क्या ऐसा हो सकता है, आधा तिहा न्यूट्रॉन हो सकता है क्या? तो बेसिकली अभी एक और टर्मिनोलॉजी मुझे बतानी है, एवरेज एटॉमिक मास, ये उसके वजह से आता है, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा ये क्यों अजीब सा ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, बट अभी फिलहाल आप आंसर निकालो। अभी आप मान लो ऐसे ही है, ठीक है, आप आंसर निकालो। कुणाल आ रहा है बात समझ में? हाँ हाँ भाई, कितना आंसर आया? 1 मोल H2O का मास कितना आया? कैसे निकालेंगे? पहले आप एक का मास निकालो। एक सिंगल का मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16, टोटल मिला के 18। अरे आ रहा है ना, 18 AMU आता, यही ना। लेकिन मैंने 1 मोल का पूछा है, तो आप जब भी 18 AMU लिखते तो वो होता 1 ग्राम पर मोल, और मैंने 1 मोल का पूछ रखा है तो वापस 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, कट जाएगा। तो यार यहाँ से एक रूल ही बना लो, अगर मैं 1 मोल का किसी चीज का पूछ रहा हूं ना, तो जो उसका AMU में नंबर है या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उतने के बाद ग्राम लगा दो, बस चुपचाप, और कुछ नहीं करना। क्योंकि आप देखो ना, ये वैल्यू AMU में आती टोटल कि 18 AMU आ रहा है, और एक AMU को मैं 1 ग्राम पर मोल लिख देता, और 1 मोल से मुझे मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि मैं हर बार सिर्फ इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करके नंबर लिख दूं, लास्ट में ग्राम लिख दूं, प्रोवाइडेड ये मोल में आंसर पूछ रहा हो तब। क्योंकि एक अकेले का मास तो कभी भी ग्राम में नहीं आ पाएगा ना भाई। आपको एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आप 18 ग्राम तो नहीं बोलोगे ना,
एक सिंगल वाटर का मतलब क्या है, उसके अंदर यार टोटल 18 न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला करके हैं, और 18 न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो दिखता तक नहीं, 18 ग्राम कहां से हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा नंबर है, समझ गए ना। तो दिस इज ऑफ कोर्स रिलेटेड विथ 1 मोल H2O विच इज क्वाइट अ बिग नंबर, और होना भी चाहिए। अब जो H2O, एक सिंगल H2O दिखाई तक नहीं देता है, वाटर वेपर, हमारे मॉइस्चर अभी होगा, इस क्लास में होगा, इतना सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा ना इस क्लासरूम में, बारिश हो रही है अभी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, लेकिन देख तो पा ही नहीं रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है यार कि एक H2O बहुत हल्का है। जब बहुत सारे H2O ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोल मिला ले रहे, तब जाके वो कुछ ग्राम में आ रहा है आंसर। और ये कॉमन सेंस भी यही बात बोलता है कि आना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो भाई 1 मोल H2SO4 का मास, तो पहले एक सिंगल का मास निकाल लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है। सल्फर कितना है 1, और एक का मास कितना होता है 32 AMU। ऑक्सीजन कितना है भाई 4, और एक का मास कितना होता है 16। ये टोटल निकाल लो, कितना आ गया 98 AMU हुआ। लेकिन मैंने पूछा एक का नहीं है, मैंने पूछा तो हाँ जी AMU मल्टीप्लाई बाई 1 मोल, और 1 मोल एंड AMU मिलकर के ही क्या होते हैं 1 ग्राम। क्योंकि यहां कहीं आप लिख सकते हो 1 AMU इंटू ग्राम, सॉरी मोल था ना, इसको ओपन करके आप लिख सकते हो 1 AMU इज 1 ग्राम पर मोल और इंटू 1 मोल। तो ये ध्यान रखना हमेशा, एकदम सेट हो जाए, कभी कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी बताइए, 1 मोल NaCl यूनिट का मास, तो एक सोडियम का कितना होता है 23 AMU, दूसरा क्लोरीन का 35 पॉइंट, टोटल मिला लिया तो ये AMU होता, लेकिन AMU मैंने एक सिंगल का ना पूछ करके मैंने 1 मोल का पूछ लिया है, तो कितना चाहिए। अब यहां से मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बढ़िया से बिठा के रख लो अपने दिमाग में। 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का, कंपाउंड का, एलिमेंट का, अगर उनका 1 मोल मैं लेता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मास आता है उसको बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। कभी भी अगर मैं बोल दूं कि भाई मुझे मोलर मास बताओ, किसका मोलर मास, मोलर मास बताओ, किसका मोलर मास, राजवीर सिंह का मोलर मास, ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा आएगा आंसर। मोलर मास का मतलब राजवीर एक अकेला नहीं, बहुत सारे राजवीर चाहिए। कितने राजवीर, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। इतने सारे राजवीर को अगर, क्यों रे भाई, इतने सारे राजवीर को अगर उठा करके एक वेइंग मशीन पे रखो, उसका जो मास आएगा दैट विल बी मोलर मास ऑफ राजवीर। तो मोलर मास कभी भी वर्ड आए तो दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर। भाई मोलर मास राजवीर का भी अलग आ सकता है, यशस का अलग आ जाएगा, आशमन का अलग आ जाएगा। आशमन थोड़ा ज्यादा हैवी होगा, है ना। एक तरफ मुझे लग रहा है कि एक तरफ मुझे राजवीर को रखना पड़ेगा, पार्थ को रखना पड़ेगा, और एक बच्चे को, ये पतले दुबले बच्चे ना, इनको एक तरफ रखो, और एक तरफ मैं मानिक को रख दूं तो बैलेंस हो जाएगा। मानिक नहीं मालूम तुम लोगों को, कैसी बात कर रहे हैं। फुटबॉल खेलने नहीं आए तुम लोग ना कल, कौन कौन आया था कल, अरे 2 ही 3 बच्चे तो आए थे, हाँ ठीक। हाँ नहीं, खेला खेला हम लोगों ने। अरे फोन क्या करना है, ग्रुप में एडेड हो गए तुम लोग, कौन नहीं एडेड है। मैंने बोला तो था यार, जो लोग खेलते हो मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। तो जिन्होंने बोला मैंने ऐड कर दिया। चलो अच्छा ठीक, तो अभी एकदम क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट किसी को। तो एक लास्ट वर्ड बस यही लिखो और क्लास आज का यही खत्म करते हैं। मोलर मास के बारे में लिखो, राइट इट डाउन। Write it down. What is molar mass? Molar mass is the mass of 1 mole
Molar mass is the mass of 1 mole of the given substance. Molar mass is the mass of 1 mole of given substance. Example लिखते चलो. Molar mass of helium is equal to क्या होगा? Mass of 1 mole of helium atoms. बताइए भाई, हीलियम एटम्स का मास कितना होता है? 4 AMU, और 1 मोल से मल्टीप्लाई कर लो, और ये मोल AMU मिलके क्या हो जाएंगे? ग्राम ना. तो ये क्या आ जाएगा? 4 ग्राम. सबको समझ में आता है? ये पहला आ गया. सेकेंड एग्जाम्पल भाई, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, हाँ जी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4. अब भाई एक सिंगल H2SO4 का मास क्या आता है? 98 AMU. सबने निकाला है? अभी मैं दोबारा इसको नोट करवा दे रहा हूँ. तो कितना आ जाएगा भाई? AMU ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ग्राम. सो 98 ग्राम हो गया. अच्छा, पता है, इतनी सारी बातें दिमाग में रखते हुए, है ना, एक क्वेश्चन देता हूं, घर जाके करके आना तुम लोग. एक वायरस दे देता हूं, ठीक है? कोरोना वायरस का ही एक भाई समझ लो. ये इतने सारे वेरिएंट आ गए, अल्फा बीटा गामा. दिस इज कोनिकल वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस. क्वाइट हेल्दी एंड वेरी डेंजरस. यू कैन सी द पॉइंटेड एंड. थ्रोट में जाकर के ऐसे चुभ रहा होगा हम लोग को, ठीक है? सो गाइज, ये सॉलिड है, पहली बात तो समझ लो, मतलब हॉलो नहीं है, ये कोन है, और इसका हाइट दिया हुआ है. कोन का हाइट h ही दिया हुआ है आपको, इसी के टर्म में निकालना है. रेडियस r दिया हुआ है, ये रेडियस नीचे, और डेंसिटी d दिया हुआ है. d इज डेंसिटी. आपसे क्या पूछ रहा है? मोलर मास ऑफ दिस कोरोना वेरिएंट. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस कोरोना वेरिएंट? मोलर मास ऑफ वायरस. ये आपके घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक? और एक टास्क दे रहा हूं. इतना कर लेने के बाद दूसरा एक और टास्क दे रहा हूं. आपको सबको पीरियोडिक टेबल मिल गया है. अभी तक मैंने बच्चों आपको इनकरेज किया एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, ठीक है? आज इनकरेज करता हूं कि जाके मास नंबर पे भी थोड़ा सरदर्द, मतलब सर थोड़ा सा लगाओ. सरदर्द नहीं कराना है, उसको ऑब्जर्व करो वैल्यू कितना है. क्योंकि अगली क्लास में मैं कुछ पैटर्न दिखाता हूं उनके मासेस में. कहां तक? बहुत ज्यादा दूर तक मत जाना, कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा. कैल्शियम तक ट्राई करना, राइट? कैल्शियम तक देखना. उसके बाद कुछ यूजफुल चीजें हैं, उनको मैं बता दूंगा, काम हो जाएगा उतने में, ठीक है? कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर दैट.